एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई होप आपके वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने सभी बहुत अच्छे से टॉपिक किए होंगे। कंप्लीटली जो हमारा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आज आप देख सकते हैं बोर्ड कुछ ज़्यादा ही आज भरा हुआ है, क्योंकि आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मैं आपको अब कराने वाली हूँ, इस टॉपिक को कराने से पहले आपसे एक बात बता दूँ, ये सब लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। वेस्ट मतलब आई नो यूज़ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो शायद कम यहाँ पे मैं आपको लिख के बता सकूँ। लेकिन ये है कि आपको जिस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है, समझाने में मैं कहीं पे भी कसर नहीं यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। पहले ही नोट करके रख लो, ताकि जब मैं इनको समझाऊँ, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिखने को आपको बुक से भी मिल जाता, बुक्स में भी ऐसा कुछ आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे कराने का मोटिव है कि आपको एक एक लाइन, एक एक जो वर्ड है उसका मीनिंग समझाते हुए चलूं। इसीलिए जो आपके बुक्स में है, इन टॉपिक्स को तीनों के तीनों जो आपके मटेरियल्स के नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, इनको 1 बाय 1 करके दिया हुआ है। लेकिन मैंने 1 बाय 1 करने की बजाय मैंने बोर्ड पे आपको एक साथ कराने की कोशिश की है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मतलब मेरा कहने का मतलब समझाने वाले हैं, वो तीनों की लगभग एक दूसरे से रिलेट करती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके बताऊं कि इसमें, इस मटेरियल में और इस मटेरियल में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब आप किसी चीज को तीनों को एक साथ लेके समझते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं समझना, समझने में मजे भी आते हैं। तो आप लोग इसमें इंटरेस्ट बनाए रखें, अच्छे से आपको समझ में आए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको एक ही साथ, एक ही बोर्ड पे, एक ही टाइम पे तीनों की ही प्रॉपर्टीज साथ साथ बताऊं। तो आप चाहें तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मर्जी है आपकी। लेकिन एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अपनी पेन नोटबुक साथ लेके बैठिएगा। बेशक यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरह से ये हमारे जो मटेरियल्स हैं वो काम करते हैं, अपना बिहेवियर शो करते हैं, किस तरह से अपने मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। तो आप लोग इस बात से तो बेफिक्र रहिए। बेशक अभी आपको यहाँ डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि क्या लिखी हुई है, लेकिन जब आप एक एक लाइन को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, लाइन्स को समझेंगे, तो इस बात की श्योरिटी मैं आपको देती हूँ। बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इस पे। 40 मिनट्स, ओनली 40 मिनट्स इस बोर्ड पे, और मैं जो बोल रही हूँ उस पर कंसंट्रेट करके रहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है? तो चाहो तो पहले ही नोट डाउन कर लो, अदरवाइज आप साथ साथ भी कर सकते हो। जैसे जैसे मैं आपको इन लाइंस के बारे में डिटेल दूंगी, एग्जांपल दूंगी, तब भी कर सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे, सही लगे, आप वो कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली आज करने क्या वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने देखा हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज जो होता है, जब वो हमारा मोशन में होता है तो उसके चारों तरफ एक क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि फील्ड की वजह से जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर कोई और पार्टिकल उसके पास आने की कोशिश करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो भाई इसमें हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में, तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो क्या होते हैं हमारे ये मैग्नेटिक मटेरियल्स? देखिए हुआ क्या, मटेरियल्स को डिवाइड किया गया मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे 3 चॉक्स हैं, येलो, स्काई ब्लू, ऑरेंज। इन तीनों मटेरियल को मैंने अपने हाथ पे रख दिया। आई होप आपको ये दिख भी रहे होंगे। तो क्या किया गया, देखा गया कि ये जो मटेरियल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, मेटल्स, एलॉय, बहुत सारे होते हैं। तो जब इन सबको देखा गया तो एक किया क्या गया, इनको ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। देखिए अगर ये मेरा कोई एक चार्ज है तो इसका खुद का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड।
और अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट, दो ही काम हो सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी पर कि कौन सा मटेरियल अट्रैक्ट करता है, कौन सा मटेरियल रिपेल कर देता है, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन ज्यादा रिपेल करता है, इसी बिहेवियर के ऊपर मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और वो 3 पार्ट्स के नाम आपके रखे गए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चाहो तो मटेरियल लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग सब्सटेंस लिख सकते हो, जो आपका मन करे आप वो लिखिए, कोई कंपलसरी नहीं है, आप लोग सब्सटेंस से लिखिए, मटेरियल भी लिख सकते हो। तो ये जो हमने टाइप लिखे हुए हैं हमारे टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये किन बेस्ड पे है, द मटेरियल विच आर आइदर अट्रैक्टेड और रिपेल, या तो मटेरियल अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बार बार आपको ये MF दिखाई देगा हर जगह, MF, इस MF का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल रखते हो तो या तो वो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, उसी बेस्ड पर आपके मटेरियल्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और मटेरियल्स के नाम आप देख सकते हो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कितने टाइप के मटेरियल होते हैं हमारे मैग्नेटिज्म के हिसाब से, 3 टाइप्स के होते हैं, डाया, पैरा, फेरो। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, याद हो गया पक्का। और कैसे डिवाइड किया हमने इन 3 मटेरियल्स में अपने मटेरियल्स को, हमारे पास तो बहुत सारे थे, हमने कैसे नाम दिया कि ये मटेरियल फेरो कहलाएगा, ये डाया कहलाएगा, ये पैरा कहलाएगा, कैसे पता लगाया, जस्ट हमने उन मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और फिर देखा कि वो किस तरह के बिहेवियर शो करते हैं। उन्हीं बिहेवियर्स को मैंने यहाँ पे रखा है, 1 बाय 1 मैं अब इन सारे बिहेवियर के बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो बिहेव करते हैं। तो रेडी हैं आप, समझ में आ गया करने क्या वाले हैं, जस्ट हम लोग मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, और उनकी इन्हीं बिहेवियर के बेस्ड पे हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड कर देंगे 3 भागों में, डाया, पैरा, फेरो। ओके भाई, स्टार्ट करें, सब रेडी हैं, सब कुछ रेडी हो चुका है, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सब्सटेंस एक ही बात है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डाया, पैरा और फेरो के बारे में सीखेंगे, सबसे पहले है उनकी डेफिनेशन। क्या आप उनकी डेफिनेशन कैसे दोगे, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो प्रॉपर्टीज अब मैं आपको यहाँ से याद कराने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड व्हाट हैपन व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या देना है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, पहले बताइए पैरामैग्नेटिक क्या है और क्या होगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से लर्न करनी है, एक एक चीजें, तो साथ साथ चलते रहिएगा, जो मैं बताऊं वो राइट डाउन करते रहिएगा। चलें शुरू करें, आइए सबसे पहले इन सब की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, दोज मटेरियल्स which acquire magnetized in a direction opposite to applied magnetic field, diamagnetic repelled by magnetic field। अब आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आया मैंने क्या बोल दिया, अगर आप परमिशन दे मैं ऊपर का मिटा दूं, क्योंकि अभी मैं जो एग्जांपल्स दूंगी वो मैं आपको ऊपर लिख के दूंगी, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक चीज समझते हुए चलेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से। देखो भाई, तो यहाँ पे हमें बोला कि अगर आप किसी भी डायामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मान लो कि ये मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड और मैंने इसमें ना एक सब्सटेंस रखा है, ठीक है, तो ये सब्सटेंस मैंने रख दिया और ये सब्सटेंस मेरा कौन सा सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक क्या करता है, जब आप डाया को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये है ना मैग्नेटिक फील्ड तो जा रही है ऐसे, ये ऐसे जाता है,
बिल्कुल 90 डिग्री अपोजिट, मतलब इसका फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करता है ये, जब आप किसी भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वो रिपेल हो जाता है, क्या हो जाता है, दूर हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोज मटेरियल्स विच एक्वायर मैग्नेटिज्म इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड। कहने का मतलब या तो ऐसे चला जाएगा या ऐसे जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है, डायामैग्नेटिक जाएगा इस डायरेक्शन में, तो आप लिख सकते हैं डायामैग्नेटिक। ध्यान से समझते हुए चलना, डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम बना सकते हो। मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और डायामैग्नेटिक क्या कर रहा है, अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा डायामैग्नेटिक होता है वो अपोजिट चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड के। ये चीज समझ में आई कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, कैसे होता है। वो सब्सटेंस जिसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाए, क्या होगा आपका, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब बात करेंगे हम लोग पैरा के बारे में कि पैरा क्या होता है। मैंने कहा आपको मैं कंपैरिजन में कराऊंगी और सारी चीज बहुत अच्छे से कराऊंगी, तो बेफिक्र होके बैठे रहिए, बस सुनते रहो, जो मैं कह रही हूँ सुनते रहो, जो मैं कहूँ कि इसको लिख लो उसको लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे। दोज मटेरियल विच एक्वायर मैग्नेटिज्म, जो ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, प्रॉपर्टी को ले लेता है इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मान लीजिए कि मैंने इस डायरेक्शन में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक सब्सटेंस रखा और सब्सटेंस का नाम है पैरामैग्नेटिक। तो ये पता है क्या करेगा, इसमें अपोजिट जा रहा था, ये इसके साथ साथ चलने लग जाएगा, ऐसे अलोंग चलने लग जाएगा, अलोंग अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा क्या हो जाता है, पैरा, यानी कि पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक अपोजिट जाता है और पैरामैग्नेटिक अलोंग जाता है, लेकिन ये जाता धीरे धीरे है, स्लोली। ये चीज समझ में आई, डाया समझ में आया, पैरा समझ में आया। अब आ जाते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक पे। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक कैसे समझोगे आप लोग। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, दोज मटेरियल विच एक्वायर मैग्नेटिज्म इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सेम टू सेम वही तो बोला, those materials which acquire magnetism in direction of applied magnetic field। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है और फिर मैंने इसके अंदर रख दिया एक मैग्नेट, मैग्नेट नहीं मटेरियल। तो ये जो मटेरियल होता है ना, ये किस डायरेक्शन में जाता है, सेम पैरा की तरह उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन स्ट्रोंगली। स्ट्रोंगली का मतलब क्विक भी बोल सकते हो, स्ट्रोंगली भी बोल सकते हो। इसमें धीरे धीरे जाता है, उसमें स्ट्रोंगली जाता है। अब आधे बच्चों को ये चीज समझ में ही नहीं आ रही, क्या लेके जा रहे हो मैम, क्या लेके जा रहे हो, इधर उधर इधर उधर, इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में। सुनो मेरी बात, मैं बताती हूँ। आपने ये खेल बहुत बार किया होगा कि आपके पास मैग्नेट हो, चुंबक हो, और आप उस चुंबक को किसी लोहे के पास लेके जा रहे हो, आयरन के पास लेके जा रहे हो। तो वो जो मैग्नेट होता है वो उस आयरन को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और वो आयरन ऐसे चिपक जाता है। सेम ऐसा ही मैंने दूसरा इसके ऊपर लगाया तो दूसरा भी इस पे क्या हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया, और ऐसे करते करते बहुत सारे आप आयरन उस मैग्नेट के क्या कर लेते हो, अट्रैक्ट करा लेते हो। ऐसा ही होता है। तो ये जो हमारे पास मैग्नेट है, इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही रीजन है कि जब आप किसी भी आयरन को इतना पास लेके जाते हो ना, इतना पास किसी मैग्नेट के, तो वो इतनी दूरी से इसको कनेक्ट कर लेता है। अगर इतनी दूरी पे ही आप इसको छोड़ दोगे ना, तो ये इसकी चिपक जाता है ऐसे। मैंने कहा कि अगर आप इतनी पास ले जाके इसको छोड़ दो आयरन को, तो ये क्या करता है, एकदम से चिपक जाता है। चिपकता है ना, किसकी वजह से, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती रहती है। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ क्या निकलती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती रहती है। तो हमने वही कहा है कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और मैं किसी मटेरियल को उसके पास रख दूं,
तो कई बार तो ऐसा होगा कि मटेरियल है ना दूर चला जाएगा, तो जो मटेरियल दूर जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड से, उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगा, वो होगा आपका कौन सा, डाया। लेकिन अगर आपका जो मटेरियल है उसको अगर मैं यहाँ रखूं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, उसके टच हो जाएगा। तो वो टच होने वाला कौन है, पैरामैग्नेटिक। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं फेरो की, तो देखो ये पैरा वाला तो क्या कर रहा था, धीरे धीरे करके इसके टच हो रहा था। लेकिन जो ये फेरो होता है ना, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था टच एकदम से, ये क्विकली काम करता है, जल्दी से। तो जब ये फेरोमैग्नेटिक क्विकली काम करता है तो हम कह देते हैं वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि हमारा फेरो और पैरा है तो सेम ही, प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन ये आपका धीरे धीरे स्लोली काम करता है, ये आपका क्विक काम करता है। ठीक है, क्विक मतलब स्ट्रॉन्गली काम करता है। जो काम ये स्लोली करेगा, बहुत धीरे करेगा, कम करेगा, उस काम को फेरो फटाक से कर देगा, क्योंकि वो ज्यादा अटैच्ड है। एक तो फ्रेंड होता है, देखिए 3 लोग होते हैं, एक फ्रेंड होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है और एक दुश्मन होता है। तो ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का दुश्मन है, ये जस्ट उसका फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड है। और ये बेस्ट फ्रेंड है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उसी डायरेक्शन में चल देगा, बिना कुछ पूछे कि क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या काम है ना, सीधे सीधे। ये वाला फिर भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, अरे यार जाऊं ना जाऊं यार, कह दिया अब जाना तो पड़ेगा, ये वाली दिक्कत आ जाती है। तो ये दुश्मन, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, समझ में आ गया? तीनों में डिफरेंस समझ में आया, तीनों की डेफिनेशन समझ में आई कि ये वाला बिल्कुल अपोजिट जाता है, ये वाला स्लोली उसी डायरेक्शन में जाता है, ये वाला स्ट्रॉन्गली उसी डायरेक्शन में जाता है। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन डाया की, पैरा की और फेरो की। अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे बताओ कि आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आई या नहीं। अगर आपके डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं, फिर आगे समझाऊं कि क्या कैसे होता है और कैसे नहीं होता। आई होप आ गई होगी। चाहो तो ये डायग्राम अपनी इस डेफिनेशन के बाद, जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो इस डेफिनेशन के बाद इसको लिख देना। अब देखो ऐसे समझना ज्यादा इजी है ना, कितने मजे आ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये अपोजिट जा रहा है, ये स्लोली जाता है इस डायरेक्शन में, ये क्विकली चला जाता है। अगर मैं 1 बाय 1 कराती, ये करा देती, इसको कराती तब तक ये गायब, और इसको कराती तब तक दोनों गायब, ऐसे होता है ना। अब मैं आपको पैरेलली करा रही हूँ यहाँ पे, तो समझने में ज्यादा आसानी होती है। और ये ऐसा मत समझना खुद समझ में नहीं आ रही, इतनी सारी लाइन लिख दी, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से कराऊंगी तो कैसे नहीं आएगा समझ में, सारा समझ में आएगा। फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर करें। हमारे सेकंड पॉइंट मतलब हमारी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप देखिए मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने लिखा नहीं, अब आप लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये आप लिखोगे लाइन्स को। तो चलिए फिर अब आते हैं हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ। हमारे डायमैग्नेटिक का फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है समझते हैं। दे आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। अगर आप लोग, आपके पास कोई एक मैग्नेट है, इसको आप सपोज करके चलेंगे ये मैग्नेट है, अगर आप किसी डायमैग्नेट को, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को इस मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो मैग्नेट इसको रिपेल कर देता है, क्योंकि दुश्मन है, दुश्मन दूरी हटाएगा। तो जो हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं वो रिपेल हो जाते हैं किससे, मैग्नेट से। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। मैं आपको याद भी करा रही हूँ। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं पैरा की, तो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है कुछ, जैसे ये आपका मैग्नेट है और ये आपका पैरामैग्नेट है, तो ये पैरामैग्नेटिक धीरे धीरे क्या कर लेगा, इसको चिपका लेगा, क्योंकि हमारे पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, दोस्त है, तो धीरे धीरे करके बुला ही लेता है। अगर बात करूं फेरो की, इसमें बात ही बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट। तो हमारा जो फेरो होता है, अगर ये आपका मैग्नेट है और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो दूर से ही ऐसे बुला लेता है, बेस्ट फ्रेंड। तो समझ में आया, ये वाले रिपेल हो जाते हैं मैग्नेट से, ये वाले अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, ये वाले स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको, मैंने क्या समझाया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। ध्यान से देखना भाई, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इफ दे आर प्लेस्ड इनसाइड एन
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। कहने का मतलब अगर आप किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में कोई भी एक डायामैग्नेटिक रख देते हो तो वो मैग्नेटाइज्ड होगा किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। टेंड टू लूज देयर एक मिनट, हाँ ये वाला, ये मैंने इसमें फोर्थ पॉइंट जो लिखा हुआ है ना वो इसका सेकंड पॉइंट है, तो ये पढ़ो। इफ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं, ये उसी डायरेक्शन में सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्ड होते हैं। अब आओ इस वाले के अंदर, हाँ नहीं इसमें नहीं है तो आप इसमें सेम ही लिखोगे, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखा, इसमें सारी प्रॉपर्टी सारी पैरा वाली है। तो आप क्या देखोगे कि अगर किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा आपकी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन। ओके, तो ये चीज तो समझने की इजी थी। थर्ड है हमारा द बिहेवियर ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये सिस्टम हो रहा था, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इसको टेम्परेचर दे दिया, तो क्या इस पोजीशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, या मैग्नेट जो हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, नहीं डालेगा। कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, कहने का मतलब ये मैग्नेट है और ये आपका क्या है, डायामैग्नेट। तो ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा कर दे तो क्या ये इसके पास आएगा, ना आए, अफेक्ट ही ना हो, ना पास आए ना कुछ और रिपेल हो रहा है, रिपेल ही होगा। तो कहने का मतलब जो हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आप क्या कहोगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या था, द बिहेवियर ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिमेन अनअफेक्टेड। ये रिमेन है भाई, लिख लेना इसको अच्छे से, रिमेन्स अनअफेक्टेड यानी कि अफेक्ट नहीं होते हैं अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, चेंज करते हो। समझ में आया, टेम्परेचर से कोई चेंजमेंट नहीं है। बात करें इस वाले की तो ये कहता है यहाँ पे टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म राइज इन टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। यहाँ पे तो कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कह रहा है कि लूज कर देगा मैग्नेटिज्म। देखो ऐसे होता है, ये आपका मैग्नेट है और ये आपका पैरामैग्नेट सब्सटेंस है। तो जब हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को और हमारे जो पैरा है, हमारा मैग्नेट है, पैरामैग्नेट मटेरियल, उसको रखते हैं तो वो ऐसे चिपक जाता है, चिपकता है ना। तो आप देखते हैं कि मैग्नेट के पास आने से ये जो लोहा है, ये जो आयरन है, वो मैग्नेट बन गया, बनता है ना, आपने देखा होगा। लोहे को अगर चुंबक के पास रखोगे तो लोहा भी चुंबक बन जाता है। तो जब आप उसके पास रखते हो तो ये जो अब चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जब आप इसको दूसरे किसी मटेरियल को इसके पास लाते हो तो ये भी चिपक जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है कि अगर आप किसी मैग्नेट के पास किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लेके आ रहे हो और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, मान लो कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो ये अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, मैग्नेटिज्म खो देता है, हट जाता है, उसकी चिपकता नहीं है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, वो लूज कर देता है। कब, जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज। डायामैग्नेटिक पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले ही दूर था। इस वाले में क्या होगा, किसी ने चुगली उगली की, हाँ तेरे दोस्त ना ऐसे ऐसे बोल रहा था तेरे बारे में, तो जरा सी गर्मी उठी और दोस्ती क्या हो जाती है, टूट जाती है और वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे ही बात करूं मैं बेस्ट फ्रेंड की, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो हमारे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं राइज इन टेम्परेचर। सिर्फ डिक्रीज होता है, खत्म नहीं होता है। तेरी बेस्ट फ्रेंड ना तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, अच्छा ऐसा बोल रही थी, तो मन में मनमुटाव तो है लेकिन दोस्ती तोड़ेंगे नहीं, इसकी तरह नहीं है कि लूज ही कर दे, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है थोड़ी देर के लिए कि भैया मेरी दोस्त ऐसा बोल, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में ऐसा बोलती है। तो कहने का मतलब बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, ज्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा। तो देखो अब तक है ना हम लोग 3 यहाँ पे पॉइंट पढ़ चुके हैं
मैं ऐसा होप करती हूँ और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो हमने ये तीनों के तीनों पॉइंट्स पढ़े हैं हमारे डाया, पैरा और फेरो को लेके, ये आपको बहुत अच्छे से अब तक समझ में आ गए होंगे और आई होप आ ही गए हों, क्योंकि पहले वाले में तो सिर्फ ये बताया कि रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड वाले में बोला ये अपोजिट चले जाते हैं, ये अलोंग जाते हैं, ये स्ट्रॉन्गली अलोंग जाते हैं। थर्ड वाले में बोला इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो बेचारे लूज होके बैठ जाते हैं और ये वाले क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं अपने मैग्नेटिज्म को। तो अब तक तो हमें जितनी जितनी जनरल बातें मैंने आपको बताई है डाया, पैरा, फेरो के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आई है या नहीं, जल्दी बताओ भाई, आई है या नहीं समझ में? आई होप आ गई होगी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट बोलता है दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ। देखिए क्यूरी लॉ टेम्परेचर के बारे में बताता है, तो आप जस्ट देखो, जब ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो क्यूरी लॉ की क्यों सुनेगा, क्यूरी व्यूरी की ना सुने ये, तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता, क्यूरी लॉ पे डिपेंड नहीं करता। बट हमारा जो ये होता है ये टेम्परेचर से क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, तो ये क्यूरी लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो क्यूरी लॉ को ओबे करता है कौन, पैरा और हमारा फेरो। फेरो भी हमारा क्या करता है, ओबे करता है क्यूरी लॉ को। फर्स्ट नॉट ओबे, ओबे, यस ओबे। तो ये चीज समझ में आई आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट समझ में आया। टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं, टेम्परेचर से लूज हो जाता है, टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाता है। क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि क्यूरी लॉ हमारा टेम्परेचर के बारे में बताता है। क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता, ओबे करता है, ओबे करता है। ये चीज लाइन याद हुई प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी मुझे बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। हो गया सारा पॉइंट समझ में आ गया, लिख लिया? एनी प्रॉब्लम? कहीं पे भी अगर कैसे भी किसी भी पॉइंट में, भाई ये वायरता मुझे बहुत परेशान करती है माइक की। हाँ तो भाई ये हो गया आपका, इतने पॉइंट आपके समझ में आ गए, आई होप आ गए होंगे। क्योंकि मैं इसको बार बार आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब जो मैं आपको नेक्स्ट कुछ पॉइंट कराने वाली हूँ, सिर्फ क्या 2 ही पॉइंट रह गए हैं। आप देख सकते हैं कहाँ हमारे इतनी लाइन में 4 पॉइंट आ गए थे, कहाँ अब इतनी लाइन में सिर्फ 2 पॉइंट्स आएंगे। देखो कहाँ इतनी लाइन में 4 पॉइंट्स आ गए और कहाँ इतनी लाइन में बस 2 ही आएंगे। ये जो अब मैं 2 पॉइंट्स, नेक्स्ट वाले जो 2 पॉइंट्स आपको कराने वाली हूँ ना, ये जितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना, छक्के छुड़ा दोगे अगर समझ में आ गया तो। क्योंकि एग्जामिनर जो इसमें से क्वेश्चन आपको देने वाला है ना, गजब के क्वेश्चन देने वाला है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अब हमें समझना है कि किस तरह से हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है पैरा, डाया, फेरो की। ठीक है भाई? अरे बोलो, ठीक है? हमारे टीचर बोल देते हैं अरे बोलो। हाँ भाई ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारे 5th पॉइंट की तरफ। एकदम रेडी होके, बिल्कुल एकदम एक्टिव होके बैठना, क्योंकि अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटली समझाऊंगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 5th पॉइंट देखना सबसे पहले, इफ रोड ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, रोड कुछ इस टाइप की, मान लीजिए कि ये डाया है, ये पैरा है और ये फेरो है। डाया, पैरा, फेरो, देख लो तीनों कलर्स देख लो। ठीक है? तो देखो भाई, कह रहा है कि अगर रोड को कोई भी मैग्नेटिक जो डायामैग्नेटिक मटेरियल, उसको सस्पेंड किया जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, it set itself at right angle to the direction of field। समझो भैया, यहाँ पे आ जाओ। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और आपने डायामैग्नेटिक जो हमारे पास है, यानी कि हमारे पास जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको कैसे रखा है, उसको आपने डायामैग्नेटिक को सस्पेंड, लटका दिया है, ऐसे ऐसे लटका दिया है, तो ये है ना ऐसे हो जाता है, ऐसे आ जाता है। और कितने का एंगल बन रहा है अब आप खुद देख सकते हो। राइट एंगल पे क्या कर लेते हैं, खुद को सस्पेंड कर, मतलब खुद को अलोंग कर लेते हैं, कितने पे, ये 90 डिग्री पे। तो कहने का मतलब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हमारा जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो खुद को 90 डिग्री पे क्या कर लेता है, रख लेता है, अपने आप को बना लेता है। ये हमारे इस लाइन का 5th पॉइंट का मीनिंग है। अब ऐसे ही सेम आते हैं हम लोग हमारे पैरामैग्नेटिक पे।
पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह का, क्या है ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए इफ रोड ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब होता है लगा लटकाना, सस्पेंडेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे स्लोली अलाइन इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये खुद को क्या कर लेते हैं, अलोंग कर लेते हैं। मान लीजिए ये रोड है हमारे पैरामैग्नेटिक की, तो ये किसके अलोंग हो जाती है, हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। देख सकते हो आपके सामने है, ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि हमारा पैरेलल है, और यहाँ पे हमारा क्या है, डायामैग्नेटिक जो अलोंग हो गया है, क्या हो गया है, राइट एंगल पे खुद को उसने प्लेस कर लिया, क्योंकि दुश्मन है, दोस्त के साथ उसके साथ तो चलेगा नहीं, मैग्नेट के साथ, मैग्नेट का दुश्मन है, ये क्या करता है, दोस्त है, तो धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोली, स्लोली अलाइन कर लेता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को क्या कर लेता है, रख लेता है। लेकिन अगर वहीं पे ही मैं बात करूं हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो ये क्या करते हैं कि अगर आपका कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है आपने, तो ये क्या करते हैं, एकदम से किस डायरेक्शन में चले जाते हैं, इसके स्ट्रोंगली उसके पैरेलल चले जाते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रोंगली, ये तो स्लोली जाता है, स्लोली धीरे धीरे, ये स्ट्रोंगली और फास्ट जाता है अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लो भाई, ये हमारा 5th पॉइंट है। इन्होंने कहा कि हम अगर मान लें कि हमारे जो मटेरियल है वो रोड की तरह है, तो अगर वो रोड हमारी डायामैग्नेटिक की है और उस डायामैग्नेट को अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो ऐसे, तो वो अपने आप कैसे हो जाता है, 90 डिग्री पे चला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेट की, तो पैरामैग्नेट को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो इसी में ही रहता है, जैसे रखा है ऐसा का ऐसा रहेगा, अलोंग रहेगा। और अगर फेरो की बात करूं तो फेरो तो स्ट्रॉन्गली इसके अलोंग रहता है, बिल्कुल इसके साथ साथ, जैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड कहेगा मैं वैसे ही चलूंगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कहेगा मैं वैसे ही चलूंगा, किसी की नहीं मानूंगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की मानूंगा, ऐसी जिद होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो ये चीज समझ में आई, 5th पॉइंट समझ में आया। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो हो गए हमारे डाया, पैरा और फेरो के 5th पॉइंट के बारे में बातें। अब हम करने वाले हैं हमारे 6th पॉइंट को। 6th पॉइंट को भी मैं ऐसे ही आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। आई होप आपकी ये तो समझ में आ गया होगा। ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ये वाला अलोंग पैरेलल, ये वाला भी अलोंग पैरेलल, ये स्लोली होता है, ये स्ट्रॉन्गली हो जाता है। तो अब आते हैं हमारे जो 6th पॉइंट है उसकी तरफ। 6th पॉइंट हमें बोलता है, देखो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नीचे वाली लाइन है, थोड़ा बहुत देख लो। इफ ए डायामैग्नेटिक लिक्विड कंटेन इन ए ग्लास, और ये जो ग्लास हम लेंगे ये वॉच ग्लास लेंगे, मतलब कांच का ग्लास लेंगे, प्लेस्ड ऑन 2 क्लोजली प्लेस्ड पोल पीस ऑफ मैग्नेट, अगर उनको मैग्नेट के 2 पीस के बीच में रखा जाए, दे शो डिप्रेशन इन मिडल, तो ये मिडल में क्या कर देते हैं, डिप्रेशन। देखो भाई डायग्राम के थ्रू ही समझना है, ये डायग्राम बना लेना जिन्होंने नहीं बनाया हो। अब हम बात करने वाले हैं 6th पॉइंट के बारे में। 6th पॉइंट बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, देखो कैसे है। इसमें क्या होता है, देखना ध्यान से, कि अगर आपने, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, उसका एक पीस N है एक साइड, और एक मैंने इधर के साइड ले लिया जिसका क्या है S, 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 एक तरफ N एक तरफ S। ऐसे ही मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, एक तरफ N एक तरफ S, ऐसा ही मैं एक यहाँ पे बना लेती हूँ, एक तरफ N और एक तरफ S। तो देखो होता क्या है, हमें ना इसके ऊपर एक वो रखना है, ऐसे एक कटोरी रखनी है ऐसे, ठीक है, क्या रखनी है, एक बाउल रखना है हमें, गोल ऐसे करके ऐसे करके। तो मान लो इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, डायामैग्नेटिक लिक्विड रखा हुआ है, ऐसे करके। तो कैसे रखते हैं हम पानी को, ऐसे ही तो रखते हैं, है ना, ऐसे ही रखोगे। तो जब आप डायामैग्नेट को रखते हो इन पोल्स के पास, तो आपको पता है पोल्स की लाइन कैसे चलती है, N to S, तो यहाँ पे क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, इतना ढीठ होता है, इतनी दुश्मनी होती है इसको मैग्नेट से, कि ये खुद को ना ऐसे कर लेता है, देखो खुद को ऐसे कर लेता है, ऐसे बीच में उठ जाता है,
मिडल से क्या हो जाता है, ये उठ जाता, सॉरी ऐसे नहीं, एक मिनट बच्चों, ऐसे हो जाता है, ऐसे मिडल से डिप्रेशन शो कर देता है, नीचे हो जाता है, जबकि इसको कैसे होना चाहिए, ऐसे, तो ये ऐसे हो जाता है। अगर मैं बात करूं पैरों की, तो देखो ए पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन वाटर ग्लास, वॉच ग्लास सॉरी, व्हेन प्लेस्ड इन ए क्लोजली प्लेन टोल पीस ऑफ मैग्नेट शो राइज इन मिडल, तो मिडल में क्या हो जाता है, उठ जाता है ऐसे, ये ऐसे हो जाता है, ये वाला बीच में से नीचे आ जाता है, डिप्रेस हो जाता है, ये वाला बीच में ऊपर उठ जाता है। सेम ऐसा इसमें होता है, इसमें भी ये क्या करता है, बिल्कुल बीच में से उठ जाता है ऐसे, क्योंकि ये हर काम स्ट्रोंगली करता है। जो पैरा करता है ना, करेगा वैसे ही लेकिन स्ट्रोंगली, अच्छा तो बीच में उठ रहा है, ले मैं तेरे से ज्यादा उठूंगा, तो ये बीच में से और ज्यादा उठ जाता है। तो ये हमारा 6th पॉइंट है कि हमारे जब हम इस तरह के कोई भी मटेरियल को लेते हैं और जब हम मैग्नेट के पीस पे, क्योंकि ये देखो दोनों साइड से ही कंप्लीट ही है, अगर आप इधर से देखोगे तो इसका एन साइड भी है और इधर से देखोगे तो इसका एस साइड भी है, लेकिन हमने दो मैग्नेट को ऐसे रखा हुआ है, ये अलग पोल है और ये अलग पोल है, और उसके बीच में कटोरी रख दी है एक, वो उसमें ग्लास जो होता है ना हमारा कांच का, वो ग्लास रख दिया है, वॉच ग्लास रख दिया है, ग्लास का जो मतलब होता है ना, बाउल होता है, कांच की कटोरी होती है, उसमें हमने डायामैग्नेटिक को रखा। इतना ढीठ है कि मैग्नेट से क्या हो गया, साइड में हो जाता है, बीच में कम हो जाता है। ये वाला क्या करता है, ये वाला राइज हो जाता है बीच में से, ऐसे उठ जाता है, ये वाला स्ट्रोंगली उठ जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे इसमें डाया पैरा पैरों में 6 पॉइंट थे और 6 के 6 मैं आपको समझा चुकी हूँ, और ऐसी मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपके ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है, और इवन मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि अगर आप उसको एक्सपेरिमेंटली करके देखोगे तो एक्सपेरिमेंटली वो कैसे काम करता है। देख सकते हो, चाहो तो इनको लिख लो, मेरे ख्याल से अब जब एक एक पॉइंट आपको करा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, तो अब आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट विद एग्जाम्पल मैंने बताया है। अगर आप चाहो तो जब भी ये लाइंस, मान लीजिए आप ये वाली लाइन लिखते हो 5th, तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया डायग्राम के थ्रू वो बना सकते हो, साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आप देख सकते हो तीनों आपके आई होप समझ में आ गए होंगे। ये डायामैग्नेटिक बहुत बड़ा दुश्मन मैग्नेट का, ये दोस्त है, वो बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा हर चीज डायरेक्शन में करेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में मैं, ये क्या करता है, हाँ चल ठीक है आ रहा हूं, तू चल, चलता है, धीरे धीरे चलता है, ये तो चलता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है किसी की, क्योंकि ये उसका क्या है, दुश्मन है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको लिखना है, बनाना है, जो भी डायग्राम मैंने आपको कराए हैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से करना है। अगर आप चाहते हैं कि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल मैथमेटिकल जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो आप कर पाए, अच्छे से याद रखना, टेम्परेचर नो इफेक्ट, लोड लूज कर देता है, डिक्रीज कर देता है, डोंट ओबेक्यूरिला, 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 ये पॉइंट्स आपके याद होने चाहिए। कभी भी कोई पूछा रहे बताओ डायमैग्नेटिक में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, खटाक से आंसर निकलना चाहिए, नहीं होता, इफेक्ट ही नहीं होता, ये वाला लूज कर देता है, ये वाला डिक्रीज कर देता, आना चाहिए सारी की सारी चीजें, और ये तब आएंगी जब इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के देखोगे, समझ के देखोगे। देखो इससे ज्यादा अच्छे से तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई पढ़ा नहीं सकता, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने वाले खूब पढ़ाते हैं, आपको कैसे समझ में आता है ये बात इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपके ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर रियल में समझ में आए हैं, डाया पैरा पैरो आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मुझे भी तो बताओ कितने अच्छे से आपको समझ में आया या नहीं, जल्दी से मुझे बताइएगा कि आपकी समझ में आया है या नहीं। सारे नोट्स अच्छे से बना लेना, इसके बाद हम करने वाले हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और हमारे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले अपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए छोटी सी टास्क आपको देके जा रही हूँ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन ऑन कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो चैनल को, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, हैंड वॉश करते रहिए, जो भी काम करें सफाई से अच्छे से करें। चलिए तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।